हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेट। सो प्रोटोजोलॉजी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अमीबा और आइमेरिया का ये पहला पार्ट होगा। तो अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन सार्कोडीना की, जिसके अंदर अमीबा आता है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंस्टिट्यूट करता है जिसके साइटोप्लाज्म के बाहर वाले सरफेस में हमें एक्सोप्लाज्म मिलेगा और इंटीरियरली कंस्ट्रक्टेड सरफेस पे या फिर जगह पे हमें मिलेगा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म जो होंगे उनमें कुछ ग्रैन्यूल्स पे रिजाइड कर सकते हैं एंड एंडोप्लाज्म एक्सटेंड करेगा टू फॉर्म सूडोपोडिया। सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का भी काम करेगा और फीडिंग का भी काम करेगा। अब मैं बात करूँ जो सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हमारे फीसेस में बाहर निकल रहे थे, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा का पार्ट है उसमें सिस्टिक स्टेजेस पैरासिटिक नहीं है। जिनमें यह पैरासिटिक है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब सार्कोडीना में अमीबा के अंदर वी आर हैविंग द फैमिली एंटामीबिडी। एंटामीबिडी जो होता है वो जनरली जीआई ट्रैक्ट को अटैक करेगा होस्ट की, जिसमें मेन इज द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्यों? क्योंकि इसके सिस्टिक स्टेजेस क्या है, पैथोजेनिक है। अब ये ह्यूमंस में क्या कॉज करते हैं, अमीबिक डायसेंट्री। अब अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि सिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसमें 1 से 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्लासीफाई इट एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंटामीबा कोलाई जिसमें 8 है, एंटामीबा बोवाइन जिसमें 1 है एंड एंटामीबा जिंजिवालिस जिसमें अननोन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इन द सिस्ट। अब एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करें तो ये कॉज करता है इन्फेक्शन इन डॉग, कैट, मंकी एंड पिग्स। रेयरली एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैटल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है, होस्ट को डायरिया हुआ, डायरिया में क्या निकले, ट्रोफोजोइड्स निकले। अब उस ट्रोफोजोइड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सूडोपोडिया देखने को मिलेगा। उनके अंदर कुछ फूड वैक्यूल्स होंगे जिनके अंदर डाइजेस्टेड इरिथ्रोसाइट्स आप देख पाओगे। अब जब वो ल्यूमेन में होगा, जो ट्रोफोजाइट्स जब ल्यूमेन में होंगे तब जब वो उनकी सिस्टेड फॉर्म होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन होते होते 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए होते हैं। तो आपको इन ट्रोफोजॉइड्स में 2 से 4 के बीच में कुछ मिलेगा क्योंकि इमैच्योर स्टेजेस है, क्योंकि सिस्टिक स्टेजेस हमें नहीं मिली है फीसेस में। नाउ अब मैं बात करूँ एंटामीबा हिस्टोलिटिका के न्यूक्लियाई के बारे में। तो इसके न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियोलस नहीं देखने को मिलता, हमें इसमें एंडोजोम्स मिलते हैं। एंड जिन न्यूक्लियस में हमें एंडोजोम्स मिलते हैं उनको हम वेसिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं। एंडोजोम्स एक न्यूक्लियस ही होता है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल एब्सेंट होता है। अब अगर मैं बात करूँ लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो हमने बात करा फीसेस में क्या निकलेंगे, ट्रोफोजॉइड स्टेजेस निकलेंगी, ठीक है। तो इंटेस्टाइन था, उसमें ट्रोफोजॉइड स्टेजेस प्रेजेंट थे। अब जब वो कोलोन से अपनी एंट्री बाहर निकल रहा होगा तब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी और उसमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रोफोजॉइड स्टेज निकलेगी अगर उसको डायरिया होगा। एंड इफ डायरिया इज एब्सेंट तो सिस्टिक स्टेजेस जिसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो बाहर निकलेंगे। अब ये जो सिस्टिक स्टेजेस हैं वो फूड वाटर को कंटामिनेट करेगा और जब वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होस्ट खाएगा तो वो जाकर होस्ट के कोलोन में एनसिस्ट हो जाएगा एंड देन कोलोन में कुछ मेटासिस्टिक स्टेजेस बनेंगी जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके कुछ इन्वर्टेड फ्लास्क लाइक अल्सर्स बना देगी इन द सब म्यूकोजा रीजन। अब ये जो इन्वर्टेड फ्लास्क लाइक अल्सर्स होते हैं उसके बीच में आपको नेक्रोज स्टफ मिलेगा एंड उसकी पेरिफेरी में आपको एक्टिव अमीबे मिलेंगे, ठीक है। एंड अब ये पेनिट्रेट कैसे करती है इंटेस्टाइनल वॉल को, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। अब इसने इंटेस्टाइन में तो इन्वर्टेड फ्लास्क लाइक अल्सर बना दिए, अब उसको छोड़ के वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू राइट हेपेटिक लोब में जाएगी और वहाँ पे एब्सेस फॉर्म करेगी। तो इंटेस्टाइन की डिस्ट्रक्शन कर दी, हेपेटिक लोब की डिस्ट्रक्शन कर दी, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में
फिर से कोलोन के थ्रू बाहर निकलेगी, मल्टीप्लिकेशन करके सिस्टिक फॉर्म बनाएगी एंड देन वो फिर से कंटामिनेट करेगी फूड एंड वाटर को। अब ये जो ट्रोफोजोइड स्टेज है, जो डायरिया फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका की एग्जामिनेशन करनी है इन द ट्रोफोजोइड फॉर्म, तो आपको वो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द फीकल डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूं इसकी पैथोजेनेसिस की, तो वो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। क्रॉनिक फॉर्म में इसको लॉन्ग रिकरिंग टाइप दिया गया, होगा इन्फेक्शन, बंद हो जाएगा, होगा बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर वो एक्यूट इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसने खा लिया है, तो हमें म्यूकस फीसेस मिलेगी और उसमें कुछ ब्लड भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा माना गया था कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट इज़ लॉन्ग फॉर्म एंड द शॉर्ट फॉर्म। एंड अब पाया गया है कि जो ये लॉन्ग फॉर्म थी वो ही पैरासिटिक होती है। एंड जो पैरासिटिज्म है वो डिपेंड करता है होस्ट बॉडी के इम्यून सिस्टम पे भी, ठीक है। अब जो मंकी है, अगर मंकी को मंकी को इन्फेक्शन कॉज किया है एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने, वो सारे लीजन कॉज करेगी, बस वो इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका मेट्रानिडाजोल एंड टीनिडाजोल हम यूज़ कर सकते हैं। अब सार्कोडीना के बारे में बात करके हम जंप करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एपिकॉम्प्लेक्सा के बारे में। एपिकॉम्प्लेक्सा क्यों बोला? क्योंकि इसके इंटीरियर पोर्शन में एपिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है टू द होस्ट टिश्यू। अब ये स्पोर्स भी बनाते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्पोरोजोइया में, क्योंकि ये स्पोर्स बना रहे हैं एंड इस प्रोसेस को हम स्पोरोगोनी कहते हैं। पहले क्या होगा? जाइगोट्स मिलेंगे, फिर वो oocysts बनाएंगे एंड देन वो oocysts हमें स्पोर्स बनाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है वो स्पोरोगोनी होती है। मेल गैमीट जनरली फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज आइमेरिया परफोरेंस, जिसमें जो माइक्रोगैमीट्स होते हैं उनमें 3 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब ये जो एपिकॉम्प्लेक्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोरोजोइया को बिलोंग करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू गैमेटोगोनी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू शाइजोगोनी। एंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है? विद इन अ सिंगल होस्ट होती है इन केस ऑफ आइमेरिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी क्लासिफिकेशन की, तो स्पोरोजोआ, देन स्पोरोजोइया क्लास, देन कॉक्सीडिया, देन यूकॉक्सीडिया, देन यूकॉक्सीडा एंड हीमोस्पोरिडा। अब हम बात करेंगे आइमेरिडिडे के बारे में, तो आप इसकी क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी फैमिली है हमारी आइमेरिडे। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो भी ऑर्गेनिज्म कॉक्सीडिया को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कॉक्सीडिया इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वो 2 टाइप से कॉज कर सकते हैं। एक इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू सिस्ट फॉर्मिंग पैरासाइट्स, दूसरे इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू नॉन सिस्ट फॉर्मिंग। जो नॉन सिस्ट फॉर्मिंग होते हैं वो बस सेल के एपिथेलियम को डिस्ट्रक्ट करते हैं, वहीं जो सिस्ट फॉर्मिंग होते हैं वो एपिथेलियल के अलावा अंदर जाके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को हिंडर करते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं टॉक्सोप्लाज्मा, नियोप्लाज्म एज वेल एज सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। देन हम बात करें, मैंने बोला कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगी? एक ही होस्ट में होगी एंड दे ऑल आर द इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। अब मैंने बात किया कि जो स्पोरोगोनी होती है, जाइगोट मिलेंगे, देन oocysts बनाएंगे, oocysts क्या करेगी? स्पोर्स बनाएगी। अब ये एज्यूम करो हमारी oocysts है, oocysts के अंदर जो मास है वो हमारा अभी पेरीफेरी को टच कर रहा है। अब स्पोरोगोनी जैसे जैसे प्रोसीड करेगी तो ये जो मास होगा वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर जाएगा। तो जब वो पहले कंस्ट्रिक्ट करेगा वो बनाएगा स्पोरॉन स्टेज, फिर वो 4 में डिवाइड हो जाएगा इन केस ऑफ आइमेरिया, तो वो बना देंगे हमारे स्पोरोब्लास्ट। तो स्पोरोन से बने स्पोरोब्लास्ट एंड देन स्पोरोब्लास्ट इलोंगेट करेंगे और वो बना देंगे स्पोरोसिस्ट। अब हर एक स्पोरोसिस्ट के अंदर क्या बनेंगे? 2 स्पोरोजॉइड स्टेजेस बनेंगी और ये जो स्पोरोजॉइड स्टेजेस होती है वो ही हमारी इन्फेक्टिव स्टेजेस होती हैं, ठीक है। विद इन 48 आवर्स हमारी स्पोरोगोनी के जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। स्पोरोगोनी सारी आइमेरिया स्पीशीज में एनवायरनमेंट में होगी एक्सेप्ट 2 दैट आर क्रिप्टोस्पोरिडिया एज वेल एज सार्कोसिस्टिस।
अब हमने बात किया स्पोरोन, स्पोरोब्लास्ट, स्पोरोसिस्ट एज वेल एज स्पोरोजोइट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि हर एक जेनरा में कितने स्पोरोसिस्ट होंगे, कितने स्पोरोजोइट होंगे, तो वी आर हैविंग टाइजीरिया जो एस्पोरोसिस्टिक है, मतलब स्पोरोसिस्ट है ही नहीं। ऑक्टा स्पोरोजोइट है, मतलब इसमें 8 बनाना लाइक स्पोरोजोइट्स मिलेंगे। आइसोस्पोरा में 2 स्पोरोसिस्ट होंगी और हर एक स्पोरोसिस्ट क्या करेंगी, 4 स्पोरोजोइक फॉर्म बनेंगी, 4 स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेंगी। देन वेनियोला में 2 सार्कोसिस्टिस होंगी एंड देन टेट्रास्पोरोजोइक, हर एक स्पोरोसिस्ट क्या करेंगी, टेट्रास्पोरोजोइट्स फॉर्म करेंगी। देन क्रिप्टोस्पोरिडियम टेट्रास्पोरोजोइक है, इसका मतलब इसमें सिर्फ 4 बनाना लाइक स्पोरोजोइट्स मिलेंगे। आइमेरिया इज टेट्रास्पोरोसिस्टिक एज वेल एज टेट्रास्पोरोजोइक, तो इसमें क्या होगा, टेट्रास्पोरोसिस्टिक है तो 4 मिलेंगे एंड हर एक जो स्पोरोसिस्ट है वो फॉर्म करेगा स्पोरोजोइट्स, तो वो 4 स्पोरोजोइट्स बनाएगा। अब अगर मैं कॉक्सीडियन oocyst की बात करूं तो उसके पास एक आउटर लेयर होती है और एक थिनर लेयर होती है एंड एक ऐसी जगह जहां पे ये दोनों आकर मिलेंगी उसको हम माइक्रोपाइल कैप कहते हैं, ठीक है, जिसमें बस एक ही लेयर हमें दिखेगी। अब जो ये oocyst का कलर होता है वो वेरी करता है कि वो किस साइड को इन्फेक्टेड किया हुआ था पहले, ठीक है। अब मैं बात करूं आइमेरिया की कॉमन लाइफ साइकिल, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन पूछी जाती है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले oocyst एनवायरनमेंट में रिलीज हुए इन द फॉर्म ऑफ फीसिल। अब एनवायरनमेंट में ही oocyst के अंदर स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, हमने पहले पढ़ा कि पहले स्पोरोन्ट बनेगा, स्पोरोब्लास्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट बनेगा एंड देन स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। अब जब इस oocyst को हमारा होस्ट एंगल्फ करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रिप्सिन और जो बायोसॉल्ट्स होंगे वो उसकी वॉल को हिंडर करेंगे और जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं उनके पास है एपिकल कॉम्प्लेक्स, तो वो इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज द ट्रोफोजोइट। ये हम फर्स्ट जनरेशन डिवीजन की बात कर रहे हैं जिसमें जो ट्रोफोजोइट्स होंगे वो न्यूक्लियर डिवीजन शो करेंगे और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शो करेंगे। तो मल्टीपल डिवीजन के बाद ट्रोफोजोइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीपल मीरोजोइट्स में, जिनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे शाइजोन्ट्स और द मीरोन्ट्स। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर वो बर्स्ट होकर पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। अब क्या होगा, या तो ये सेकेंड जनरेशन में फिर से डिवीज़न शो करेंगे और एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करेंगे, और या फिर ये तीसरी बार भी और एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करके रिलीज होंगे। या फिर एंड स्टेज क्या आती है कि वो डिफ्रेंशिएट होके मैक्रोगेमोन्ट और माइक्रोगेमोन्ट में कन्वर्ट हो जाएं। जो मैक्रोगेमोन्ट्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर में बनते हैं और माइक्रोगेमोन्ट्स कम नंबर में बनते हैं। दे आर द मतलब ये सोर्स हैं गैमीट बनाने के। जो माइक्रोगेमोन्ट्स होते हैं वो कम नंबर में बेशक है बट वो बहुत ज़्यादा गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं। वही जो मैक्रोगेमोन्ट्स होते हैं उनका नंबर तो कम है, ज़्यादा है मतलब, बट वो कम गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो दीज आर द गैमेटोसाइड स्टेजेस ओनली, जो कि गिव कर रही है जनरेशन टू द माइक्रोगैमीट एज वेल एज द मैक्रोगैमीट। अब ये जो गैमीट्स होंगे वो सिंगैमी करेंगे, जाइगोट की प्रोडक्शन होगी एंड देन उसमें oocyst बनेगा और वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सारा हमने साइकिल के बारे में बात करी, तो जब 9 दिन हो जाएंगे तो हमें पहला साइन मिलेगा, बट तब तक वो हमारे एपिथेलिया को इतनी बुरी तरह डिस्ट्रक्ट कर चुका होगा कि अब कोई मेडिकेशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में, स्पेसिफिक होस्ट में इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले बात करें कॉक्सीडियोसिस इन कैटल एंड बफलो की। तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ इन्फेक्ट करती है, उनके बारे में बात करें तो आइमेरिया अलाबामेंसिस दे डेवलप इन द न्यूक्लियाई ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। तो जनरली ये हमारा एपिथेलियल सेल है। तो ये जो शाइजोन्ट्स बनते हैं वो एपिथेलियल सेल के ऊपर, मतलब न्यूक्लियाई के ऊपर या फिर नीचे बनते हैं, बट जो अलाबामेंसिस होता है जो कैटल बफेलो को अफेक्ट करता है उसमें विद इन द न्यूक्लियस शाइजोन्ट्स बनते हैं, ठीक है। देन इज द ओबरनेंसिस, देन बरेलाई जो इन्फेक्ट करता है वाटर बफलो को। Then Eimeria bovis and Eimeria zurnae is the most pathogenic form of the Eimeria in the cattle and buffalo. And ये याद रखना कि जो Eimeria zurnae होती है वो
विंटर कॉक्सीडियोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। आइमेरिया ब्राजीलियंसिस इज द ओनली कॉक्सीडियन पैरासाइट जो यहाँ पे लिस्टेड है, जिसके पास एक पोलर कैप होगा। कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। देन आइमेरिया बुकिडनोनेंसिस इज द बिगेस्ट आइमेरिया स्पीशीज, और उसका जो सरफेस होता है वो रिफ्रैक्टाइल भी हो सकता है। अदर स्पीशीज आर द कैनाडेंसिस, सिलिंड्रिला, एलिप्सोइडालिस, पेलिटा, सबस्पेरिका एंड व्योमिनजेंसिस, दैट इज व्योमिनजेंसिस, ठीक है। तो हमें इन सब के बारे में सिर्फ नाम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आए ना आए, बट आपको एक झलक होनी चाहिए कि हाँ ये जो स्पीशीज़ है वो इन कैटल या बफेलो को इन्फेक्ट कर रही है। अब ये जो इन्फेक्शन है वो प्राइमरीली इमैच्योर काफ्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इससे एक्सपोज हो रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है पहले से। अब मैं बात करूँ इसका और सोर्स क्या है, अगर हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सपोर्ट में भी हमें ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्करेंट इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होगा, एपिथेलिया हमारा डिस्ट्रक्ट हो चुका है इंटेस्टाइन का, तो एपिथेलिया की डिस्क्वेमेशन या फिर डीन्यूडेड एपिथेलिया मिलेगा सबसे पहले। फिर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी वहाँ से, फिर वहाँ पे हमें मिलेंगे हैमरेजेस। अब ये ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाएगी और ब्लड पूल कर जाएगा उसके बाद, एंड इडिमेटस लीजन्स मिल सकते हैं। इन्फ्लामेशन मिलेगी और वो जो सर्फेस होगा वो बाद में थिकेंड हो जाएगा। इन्फ्लामेशन में कैटारल इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है और फीसेस बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है बिकॉज ऑफ इडीमा में भी। नाउ अगर हमने लाइफ साइकिल की बात करी तो अगर वो थर्ड जनरेशन को छोड़ के डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में जा चुका है हमारा स्टेज, तो गैमोन स्टेजेस जब प्रेजेंट होंगे, दैट इज गैमेटोगोनस स्टेजेस आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, तो हमें ब्लड स्ट्रीक्स मिलेगी इन द फीसेस। और आइमेरिया बोविस जो होते हैं उनमें जनरली ब्लड स्ट्रीक्स देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट पैथोजेनिक स्टेजेस अफेक्ट करती है कोलोन को। कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे कैटल बफलो में, एंड अगर हमें न्यूमोनिया देखने को मिल गया तो वो ही उसकी डेथ का कॉज बन जाती है। पोस्टमार्टम लीजन्स में बहुत बड़े बड़े वाइट कलर के शाइजॉन्स विजिबल होंगे हमें इंटेस्टाइन में। हैमरेजेस देखने को मिलेंगी, म्यूकस देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा फीटेड ओडोर आएगी। और अगर मैं लाइव एनिमल की बात करूँ तो उसके हाइंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा सॉइल्ड होंगे बिकॉज उसका हाइंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा डायरिया से अफेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो जब क्लिनिकल पीक आएगी, जब बहुत सारे ऊसस निकल रहे होंगे, तब आप उसकी फीकल एग्जामिनेशन कर लो। आइमेरिया जूर्नाई जो है उसके क्लिनिकल साइंस देख लो। अब जो फीकल एग्जामिनेशन होता है वो हर बार उतने ही ऊसस बाहर नहीं निकालेगा। 1 तारीख से लेकर मतलब जब इन्फेक्शन हुआ उससे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक वो निकालेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर वो दूसरी साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो उसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो भी वेरी करती है विद द टाइम पीरियड। अब अगर मैं बात करूँ कॉक्सीडियोसिस के ट्रीटमेंट की इन कैटल एंड बफेलो, तो हम एम्प्रोलियम दे सकते हैं, सल्फा ड्रग्स, आयनोफोर्स, सल्फोक्विनोक्सैलिन, मोनेंसिन एंड नाइट्रोफ्यूराजोन। अब अगर मुझे प्रिवेंशन करनी है, मुझे चाहिए ही नहीं कि मेरे फार्म में कॉक्सीडियोसिस का इन्फेक्शन हो, तो मैं सारे एरिया को डिसइंफेक्ट करूँगी विद 0.5% क्रिसॉल और 1.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। एज वेल एज अगर मेरे को नहीं चाहिए तो फिर जो एनिमल्स होंगे उनका जो हाइंड क्वार्टर होता है हम उसको ड्राई रखेंगे तो जो ऊसिस्ट है उसको हैच करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमें ये याद रखना है कि ये जो कॉक्सीडियन ऊसिस्ट है उसका फेवरेबल टेम्परेचर है उसका ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी फेवरेबल ह्यूमिडिक कंडीशन है ऑलमोस्ट 85% ह्यूमिडिटी। अगर उसको ये कंडीशन मिलेगी तभी वो स्पोरोगोनी परफॉर्म करेगी, वरना वो स्पोरोगोनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये जो चीज़ें थी हमने बात करी अमीबा के बारे में, एज वेल एज आइमेरिया का ये पहला पार्ट था। आइमेरिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है या उससे ज़्यादा में भी हो सकता है। तो अभी हमने सिर्फ कैटल और बफेलो की बात करी थी, उसके ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोसिस और उसकी मॉर्फोलॉजी